हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली जिस तरह इकोनॉमिक्स का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज़ किया है, उसी तरह से बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 2023 और 24 मतलब 2024 में जो बच्चे बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठेंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ये तो समझाऊंगा सिलेबस क्या क्या है, लेकिन सिलेबस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इस बार सीबीएसई ने बिजनेस स्टडीज़ में से डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। और साथ ही में कौन कौन से टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं जो आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स की तरह ही इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस स्टडीज़ का कोड याद करेंगे, जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी याद कराया था 030। इसी तरह बिजनेस स्टडीज़ का कोड है 054। ये कोड आपका तब यूज़ आएगा जब आप 20 नंबर के क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे। तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे कि आपका 80 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा और 20 मार्क्स का क्या होगा आपका 20 मार्क्स, आपका क्या होगा 20 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल। तो टोटल ये पेपर हो गया और ये प्रैक्टिकल हो गया, टोटल आपको मिलेंगे 100 मार्क्स इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोड आप याद कर लें 054, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के साथ डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ की बुक अगर आप साइड बुक पढ़ रहे हैं तो एक ही बुक होगी, और अगर आप ऑप्शनल बुक पढ़ रहे हैं मतलब एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको 2 बुकें देखने को मिलेंगी, जिसका नाम है पार्ट 1 मतलब पार्ट ए और पार्ट बी मतलब पार्ट 2। तो ये दोनों बुकें हैं। पार्ट ए जो है वो आपको 50 मार्क्स का देखने को मिलेगा और पार्ट बी जो है वो आपको 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो टोटल होता है 80 मार्क्स। अब पार्ट 1 में जो होता है वो आपके 8 चैप्टर्स कवर होते हैं और पार्ट 2 में जो है मतलब पार्ट बी में जो है वो आपके 4 चैप्टर्स कवर होते हैं, ठीक है। तो ये है पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ पे ये भी आपको बताया गया है कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 3 चैप्टर्स में आपको 16 मार्क्स का, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में आपको मिलेगा 14 मार्क्स का, और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में आपको मिलेगा 20 मार्क्स का। इसी तरह से ये जो पार्ट बी है ये दो चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं, दोनों को आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड किया है 15 और 15। तो ये पार्ट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है क्योंकि 30 मार्क्स के अकेले 4 चैप्टर्स कवर करती है, ठीक है। इसमें भी एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो ये तो है पूरा सिलेबस जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया। अब चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और आप थोड़ी बहुत चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार रीड कर लें लेकिन इतना ध्यान नहीं देंगे तब भी आपको चलेगा, ठीक। तो आइए हम चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 ये तीनों चैप्टर्स आपको 16 मार्क्स में मिलेंगे और तीनों ही चैप्टर बहुत ईजी है, तो 16 मार्क्स आप ईजिली कवर कर सकते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप सबसे पहले मैनेजमेंट का डेफिनेशन जरूर पढ़ लें, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ने के साथ साथ आपको जैसे कंसेप्ट है ना मैनेजमेंट ऑफ डेफिनेशन, मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपने कर ली तो अच्छी बात है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये केस बेस में क्वेश्चन बनता है, इसको बिल्कुल भी ना भूलें, इसको बहुत अच्छे से करें। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है ये डायरेक्टली भी पूछ लेता है, कभी कभी घुमा के भी पूछ लेता है, केस बेस में पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद आप इसके जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आप बुक टर्न करेंगे तो आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में ना आप मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल ज़रूर करें, या तो आप मेरे साथ लिख लें या मेरे साथ बुक को खोल के उसमें क्या कर लें, टिक कर लें, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल आपने पढ़ा होगा, वर्क, प्यूपिल और ऑपरेशन। यहाँ से ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक में 3 कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ लें। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये जो है आपका मैनेजमेंट का, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको बुक में मिलेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट 3 ऑब्जेक्टिव जो है आपके, 3 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। इनको भी बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये भी बहुत अच्छे से करें, ठीक है। समझ में आगे बात। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन में। आपको ये पता होना चाहिए मैनेजमेंट साइंस और आर्ट है और अभी प्रोफेशन की पाथ पे है, तो ये 1 मार्क्स में पूछ लेता है, प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ लेता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको पता है 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल के रोल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद ये जो है ये सारी चैप्टर्स की डेफिनेशन है, ये हम आगे चैप्टर्स जब डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आप इसको याद करते हुए चले जाएंगे। समझ में आई बात। उसके बाद कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट जरूर याद कर लें। कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको कौन कंट्रोल करके रखता है, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। तो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में जो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ स्पेशली लिखी हैं उसको आप भी लिख लें और साथ में उसको अपनी बुक में या एग्ज़ाम बुक में या कहीं भी इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ लें। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 पूरा ही पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में ना बेसिकली फ्यूल और टेलर के प्रिंसिपल दे रखे हैं। ठीक है, जो 14 प्रिंसिपल हैं किसके, फ्यूल के। तो फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल हैं ये तो 14 के 14 प्रिंसिपल आपको करने हैं। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है, ये वन वर्ड में आप समझ लेंगे तो आपको पूरा इसको बना के लिख सकते हैं। इसके पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस आपको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ ज़रूर लें, लेकिन इसके 14 के 14 प्रिंसिपल आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% बोर्ड्स में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके 14 के 14 प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे प्रिंसिपल के साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और दे रखी है, FW टेलर। FW टेलर जो है उसका फुल फॉर्म याद कर लें, इसका नाम है ये FW टेलर। FW का मतलब होता है फेडरिक विंसलो। फेडरिक विंसलो टेलर। कभी कभी बोर्ड में एग्जामिनर आता है, भैया बताना जरा FW टेलर की फुल फॉर्म क्या, बच्चे से पूछ लेता है, तो आप ये बता दें तुरंत। ठीक है, तो इसमें आपको ये 14 प्रिंसिपल और ये टेलर की जो टेक्निक्स हैं वो आपको याद करनी है। इस चैप्टर में मोस्टली जो है सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, इसमें कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। बेसिकली प्रिंसिपल तो आपको इसमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में अब इसमें एक रिलेटेड टॉपिक है, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जो आपको टॉपिक नहीं करना है। अगर आप पुरानी बुक्स यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें लिखा हुआ है, नई बुक्स में तो दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसमें है आपका इम्पैक्ट of government policy on business related to LPG। ये जो टॉपिक है ये इस बार डिलीट हो चुका है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, वो चैप्टर में रखी हुई हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, इसका मतलब आप कर लें। सबसे पहले ये टॉपिक, दिस वन, यहाँ से क्वेश्चन 100% रखा हुआ है, 100% रखा हुआ है, मतलब आएगा ही आएगा। ठीक है, एलपीजी के साथ साथ पॉलिटिकल, इसको हम ऐसे बोलते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल और टेक्निकल, जिसको हम पेस्टल नाम भी दे देते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल और टेक्निकल। तो चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्निकल। ये तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 के एग्जाम में भी पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में ये आपको बस अच्छे से पढ़ना है और इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। प्लानिंग में आपको प्लानिंग प्रोसेस तो हर चैप्टर का आपको करना है। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस के साथ साथ आपको ना इसमें ये वाला क्वेश्चन करना है, यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ प्लान, जिसमें सिंगल और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है और ऑब्जेक्टिव, रूल, स्ट्रैटेजी, बजट, ये आपको करना है। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस करेंगे तो प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स आपके ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे, ये आपके हो सकते हैं कवर। और इसमें एक बार लिमिटेशन जरूर पढ़ लेना, प्लानिंग की कुछ लिमिटेशन होती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर रही बात 4 की, प्लानिंग की, जो मैं बता रहा हूँ 100% इसको कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में रखे हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग में भी ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट आप डेफिनेशन एक बार ज़रूर पढ़ लें, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस में आपको फिर से बता रहा हूँ, प्रोसेस तो आपको सभी के करने हैं, किसी का भी प्रोसेस आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के साथ साथ इसमें एक चीज़ दे रखी है, फंक्शनल और डिविजनल। अगर आप देखेंगे फंक्शनल और डिविजनल, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर जरूर पढ़ें। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन का जो कंसेप्ट है ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, डेलीगेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से करें डेलीगेशन के टाइम पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछ लेता है। और इसी के साथ साथ ना आपको एक चीज़ मिलेगी, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, चैप्टर नंबर 5 में। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आप बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ लें। तो चैप्टर नंबर 5 में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट हो गया। उसके साथ साथ एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन चैप्टर 2 में भी हमने कवर कर लिया जब हमने पढ़ा था आपका उसके प्रिंसिपल्स पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्टाफिंग। स्टाफिंग की बात करें, अगेन स्टाफिंग प्रोसेस आपको अच्छे से पढ़ना है। स्टाफिंग का मतलब एक बार आप पढ़ लें, और स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है और क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये आप अच्छे से पढ़ लें। कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग तो आपको पढ़ना है भैया, कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग तो बिल्कुल ना छोड़ें। कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग क्या कहता है? कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इन सबको मिला के बनता है स्टाफिंग। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए स्टाफिंग का। ठीक है, उसके बाद एक होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आप पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक पार्ट है ऑन द जॉब और ऑन द जॉब का। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अगर आपने पढ़ लिया तो सीधा क्वेश्चन कई बार ये आपको पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार आप इसमें पढ़ें सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका स्टाफिंग वाला जो चैप्टर है वो पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो चीज़ें आप एक बार पढ़ लें और इन चीज़ों पे ध्यान दें। अगर आप स्टाफिंग प्रोसेस करेंगे, प्लानिंग प्रोसेस करेंगे, तो ये इसमें आपके ऑटोमेटिकली जो स्टेप्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगेंगे, कवर होने लगेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग यहाँ आ गया जो मैं आपको बता रहा था, ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कई बार सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया है इसमें। ठीक, नेक्स्ट वी हैव डायरेक्टिंग, चैप्टर नंबर 7। डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग में भी कोई चीज़ कट नहीं है। डायरेक्टिंग में आप एलिमेंट्स ज़रूर करें। एलिमेंट्स मतलब कौन कौन से? एक तो डायरेक्टिंग के कंसेप्ट तो आपको पढ़ना है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोटिवेशन का मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीधा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। उसके बाद ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर लीडरशिप आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर हम डायरेक्टिंग में बात करें तो सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। तो ये सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, ये वाला कंसेप्ट ज़रूर अच्छे से पढ़ें। ठीक है, यहाँ मेंशन अलग से नहीं है लेकिन ये एक पार्ट है, ये मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी मैंने आपको बता दी। कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप इसमें क्या पढ़ें, बैरियर्स ज़रूर पढ़ लें, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम, इससे हम कैसे उभर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। डायरेक्टिंग में आपको इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसमें एक आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दे रखा है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसको भी एक बार आप ध्यान से पढ़ लें तो चैप्टर नंबर 7 आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 8, मतलब कंट्रोलिंग। चैप्टर नंबर 8 में भी कुछ भी कट नहीं है, सब कुछ वही है। चैप्टर नंबर 8 अगर आपको पढ़ना है तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से पढ़ें। कंट्रोलिंग का स्टेप्स आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, डेफिनेशन तो आपको करनी है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 और 10 अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं क्योंकि ये दो अकेले चैप्टर्स 15 नंबर के बनते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में हमें बेसिकली पूछता क्या है। चैप्टर नंबर 9 कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ें। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लें, सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार बोर्ड्स में पूछते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो ये 3 डिसीजन आपको यहाँ पे गिवन है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। ये टॉपिक तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसके फैक्टर अफेक्टिंग्स भी एक बार आप पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर एक बार ज़रूर रीड कर लें, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स एक बार पढ़ लें। तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे ये तो क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप ना करें जो मैंने आपको बताया। उसके बाद वर्किंग कैपिटल और आपका फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट भी एक बार पढ़ लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब चीज़। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 11, 10 जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट का मतलब पढ़ें, मनी मार्केट एक बार पढ़ लें और प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में ज़रूर पढ़ें क्योंकि एक क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। सेबी के फंक्शंस, इकोनॉमिक पैरामीटर वगैरह वगैरह जो फंक्शंस हैं वो आपको पढ़ना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो आपके चैप्टर नंबर, ये जो है क्या नाम है इसका, चैप्टर नंबर 9 जिसको हम जानते हैं
चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट में आपके कुछ टॉपिक्स कट हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, जैसे फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है भैया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आपके कट हैं, बड़े टफ थे ये इंस्ट्रूमेंट बच्चों के लिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट ये आपको नहीं करना है। उसके बाद है मैथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट। तो ये 3 टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छूने हैं, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया, आपके लिए कुछ चीज़ आसान बना दी है फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक, सेबी एक बार पढ़ लें, सेबी के फंक्शंस पढ़ लें, अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 10 पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेबी के फंक्शंस ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव और सेबी के फंक्शंस, ये सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि मोस्टली ना इस चैप्टर से बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इस चैप्टर से आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, प्रोजेक्ट जो आपको 20 मार्क्स का बोर्ड्स पूछता है। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं बता सकता कि सर आप इसमें ये बता दीजिए हम कौन सी चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। इस चैप्टर में ना सारी ही चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 में सबसे 11 में सॉरी, जैसे हम अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको 1-2 चीज़ बता सकता हूँ, जैसे फ़िलासफ़ी ज़रूर पढ़ें। ठीक है, फ़िलासफ़ी देखो यहाँ कहीं लिखा भी होगा, मार्केटिंग की फ़िलासफ़ी ये है, देखो फ़िलासफ़ीज आप ज़रूर पढ़ें। P4 आप पढ़ेंगे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन। अगर आप P4 पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन में आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सब चीज़ क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ठीक है, तो प्रमोशन भी उसके अंदर आ जाएगा, पब्लिक रिलेशन भी। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका ये प्रोजेक्ट में भी बिल्कुल हेल्प करेगा। अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ठीक, नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 पहले था, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हो गया है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो क्वेश्चन आता है वो आता है राइट्स से, 6 के 6 राइट्स आपको पता होना चाहिए, और स्टेट कमीशन, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट। अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ें। देखिए यहाँ पे आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद राइट्स आपको पढ़ने हैं, कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रेड्रेसल। चैप्टर नंबर 12 में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, और ये जो आपको दे रखा है डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ NGOs, 3 रेड्रेसल एजेंसीज, लीगल रेड्रेसल मशीनरी, ये 3 रेड्रेसल मशीनरी ये हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल। ये आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 में बना राइट्स और 3 रेड्रेसल एजेंसीज। और NGO के नाम एक बार पढ़ लें तो सीधा सीधा नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, कौन कौन से NGO हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं लोगों के लिए। तो ये रहा कंप्लीट सिलेबस जिसमें हमने डिस्कस किया 80 मार्क्स का सिलेबस। और अब हम डिस्कस करते हैं 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो आपके बोर्ड्स में आएगा। 80 मार्क्स में 44 का तो आपको देखने को मिलेगा बेसिक, जो आपको याद करना है और लिखना है। 19 मार्क्स को आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगानी है फैक्ट के बेसिस पे। ठीक है, असर्शन रीज़न दे देंगे, कुछ दे देंगे, केस बेस दे देंगे। और 17 नंबर में आपको ये बताएंगे कि सपोज़ आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। सपोज़ आप कोई मशीन लेके आए, वो मशीन ख़राब निकली, अब आप किस कंडीशन में हैं, आपको कौन से राइट्स फॉलो नहीं किया, आप किस स्टेट में जाएंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछता है 17 नंबर में। तो टोटल बनते हैं आपके 80 मार्क्स। तो 44 जो है रिमेंबरिंग है, 19 जो है अप्लाइंग है, और 17 नंबर जो है वो इवेल्युएटिंग है। मतलब आप अपने कंसेप्ट को कितना अच्छे से लगा सकते हैं, कितना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो ये बनते हैं आपके 80 नंबर। अब रही बात 20 नंबर के प्रोजेक्ट की। 20 नंबर के प्रोजेक्ट में देखिए ये आपको चीज़ें डिवाइड हैं, 2 2 4 4 8 नंबर का वाइवा, 4 नंबर का एनालिसिस, 4 नंबर का कंटेंट जो आपने रिसर्च किया है, क्रिएटिविटी प्रेजेंटेशन आपने कितनी अच्छी करी है, 2 नंबर आपको मिलेंगे पार्टिसिपेशन के, आपने कितना योगदान दिया है अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब रही बात सर प्रोजेक्ट के टॉपिक कौन से ले सकते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट के टॉपिक ले सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे LPG ले सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल और टेक्निकल के बारे में कोई एक प्रोडक्ट उठा के आज के लाइफ में कैसे गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, फॉरवर्ड इकोनॉमी करना चाह रही है, इसके आप थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें कंटेंट एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक आप ले सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक बना सकते हैं। आप कोई एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसका कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, कैसे डिवीज़न कर रहे हैं, कैसे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो वो कैसे स्केलर चेंज कर रहे हैं, कैसे स्प्लिट डी क्रॉप आप उस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, तो ये सब आप बना सकते हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 3 प्रोजेक्ट नंबर 3 स्टॉक मार्केट के ऊपर आप बना सकते हैं। बहुत ट्रेंड में है इस समय स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे हिस्ट्री है स्टॉक मार्केट की, कौन कौन सी लिस्टेड होती हैं NSE में, कौन कौन सी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं BSE में, इसके आप
कर्व के थ्रू, ग्राफ के थ्रू आप चीज़ों को समझा सकते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट बढ़ता है, कैसे स्टॉक मार्केट आगे जा रहा है, ऐसे कैसे कम हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एंड लास्ट वी हैव मार्केटिंग। मार्केटिंग के ऊपर मोस्टली बच्चे मार्केटिंग के ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हैं। देखिए मार्केटिंग में कितने सारे टॉपिक्स दिए हैं, इसमें से भी कोई आप एक टॉपिक ले सकते हैं, उसका P4 ले सकते हैं। सपोज आपने साइकिल लिया, साइकिल का प्रोडक्ट क्या है, साइकिल प्राइस कितना रखेंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्लेस कैसे कैसे बेचेंगे। तो इसके अंदर ही इतने डाटा है, आप लिखते लिखते थक जाएंगे। मार्केटिंग का प्रोजेक्ट तो इतना बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग का अच्छा प्रोजेक्ट है। तो जैसे आपने ले लिया, चैप्टर नंबर 3 से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, चैप्टर नंबर 11 से बना सकते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 से बना सकते हैं स्टॉक मार्केट। और भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप अपने टीचर से कंसर्न करें कि मैम इन टॉपिक्स में से हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाएं जो हमारे लिए बेहतर हो। मेरे हिसाब से आप बनाएं मार्केटिंग पे, तो मार्केटिंग में आपको इतना सारा डाटा मिल जाता है, यूट्यूब पे भी मिल जाता है कि आप संभाले से नहीं संभाल सकता है, ठीक। तो मार्केटिंग का प्रोजेक्ट अपने आप में अच्छा है और इसमें क्रिएटिविटी बहुत हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये रहा आपका 80 मार्क्स का हमने पेपर डिस्कस कर लिया, 20 मार्क्स का हमने प्रैक्टिकल डिस्कस कर लिया। तो आपके आ गए 100 में से 100 नंबर, ठीक। तो मैंने आपको ये भी बताया कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन कौन सी चीज़ नहीं करनी है, कौन कौन से रिलेटेड टॉपिक हो चुका है और किन किन चीज़ों पे हमें अच्छे से ध्यान देना। देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं मार्केटिंग के ऊपर, आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हो यार, ठीक। उसके मैन्युफैक्चर बन सकते हो, होलसेलर बन सकते हो, रिटेलर बन सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन जो मैंने आपको बताया, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। 25 से 30 पेज का आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर खुश हो जाएगा, ठीक। यूएसपी आपके प्रोडक्ट की क्या है, यूनिक सेलिंग प्राइस, क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कस्टमर। तो इस तरीके की चीज़ें बनाओ, क्रिएटिविटी बनाओ, तो अच्छा लगेगा प्रोजेक्ट में और एग्जामिनर को अच्छा लगेगा तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, ठीक। तो ये रहा आपका प्रोजेक्ट पूरा। यही जो चीज़ें मैंने आपको पीछे बता दी, प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या होना चाहिए ये हम देखें। तो इसमें लिस्ट होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, सूटेबल हेडिंग होनी चाहिए टॉपिक की, कैसे कैसे प्लान आपने किया, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन ज़रूर लगाना, फोटोग्राफ तो ज़रूर अटैच करना है, अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। टीचर की ऑब्जर्वेशन, सिग्नेचर ऑफ टीचर, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में, एक अच्छा प्रोजेक्ट जो इसे कहते हैं, ये कंटेंट उस प्रोजेक्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होता है आपका 20 मार्क्स का एलोकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई हों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और आपका जो भी डाउट है आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।